गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज दो चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। एक तो कामायनी की बिंब योजना की बात की थी, वो नोट डाउन करवाना है, और दूसरा व्याख्या कैसे करें। व्याख्या का फॉर्मेट मालूम है या नहीं? देखें, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, टेक्स्ट रीडिंग के कोई अल्टरनेटिव नहीं, उसके विकल्प ही नहीं। और टेक्स्ट रीडिंग के बिना अगर आप देखें तो टेक्स्ट रीडिंग के बिना आपके लिए व्याख्या को करना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। और कई बार आप देखेंगे कि जो प्रश्न भी होते, तो अगर टेक्स्ट रीडिंग नहीं है तो उन प्रश्नों को भी डील करना जो है वह आपके लिए मुश्किल होता है। विशेषकर जैसे कल बिंब योजना वाला प्रश्न था, नहीं, या तो रटें या फिर पता चला टेक्स्ट से आप गुजरे हैं तो आप उस स्थिति में आइडेंटिफाई करने की स्थिति में होंगे, विजुअलाइज करने की स्थिति में होंगे कि कौन सा बिंब कहां पर है। व्याख्या के कंटेक्स्ट में देखें तो पहला डायमेंशन ही संदर्भ और प्रसंग। दूसरा डायमेंशन ही भावार्थ। तीसरा डायमेंशन ही विशेषार्थ। और यहां पर भावार्थ और विचारार्थ में डिस्कस करें। और चौथा जो डायमेंशन है अभिव्यंजनागत कह लें, काव्यगत वैशिष्ट कह लें। और मोटा मोटी अगर आप लेकर के चलें तो 20%, 30%, 30%, 20%, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, वो मोटा मोटी आप लेकर के चलें तो यह डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर देखें संदर्भ में हम किन चीजों की चर्चा करते, तो संदर्भ में किस रचना से और किस रचनाकार, इन दो चीजों की चर्चा करते।
व्याख्या पद्यांश या गद्यांश कहाँ से ली गई है और उसके रचनाकार कौन है। प्रसंग में हम किन चीजों की चर्चा करते? प्रसंग में हम चर्चा करते कौन कह रहा या किसका कथन है, किसका है, कहां पर है, क्यों है, किसके प्रति है, कब है। इन सब की चर्चा हम प्रसंग में करते हैं और इसके माध्यम से क्या करते? इसके माध्यम से हम यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि जो व्याख्या गद्यांश या पद्यांश है उसका कंटेक्स्ट क्या है। अब अगर आप देखें, अक्सर आप देखेंगे पद की व्याख्या में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन गद्य की व्याख्या में दिक्कत आती। होता है नहीं कि गद्य की व्याख्या आसान लगती? मुस्कुरा रही हो, बतलाओ, पद की व्याख्या आसान है या गद्य की? गद्य की। क्यों आसान है जरा बतलाओ? हमेशा एक बात ध्यान रखें, गद्य की व्याख्या ज्यादा मुश्किल है पद की व्याख्या की। मैं उल्टी बात करता हूं। क्यों मैं कह रहा कि गद्य की व्याख्या मुश्किल है? दो कंटेक्स्ट में गद्य की व्याख्या मुश्किल है। गद्य की व्याख्या में आप देखेंगे प्रसंग को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता। प्रसंग को आइडेंटिफाई करना, ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, किसका कथन है, इन चीजों का आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता। उसके लिए गद्य पर पकड़ होनी चाहिए। और कई बार आप देखेंगे मिलती जुलती पंक्तियां एक से अधिक टेक्स्ट में होती, ऐसा होता है या नहीं? और जब मिलती जुलती पंक्तियां एक से अधिक टेक्स्ट में हो तो पंक्ति गोदान की है और हम लिख करके आते हैं कविता क्या की है, कविता क्या है की है। तो एक तो इस कारण से, और दूसरा कारण जो होता कि गद्य की व्याख्या आपको आसानी इसलिए लगती है कि जो व्याख्या गद्यांश है दो चार शब्दों को उलट फेर करके व्याख्या के क्रम में उसी को दोहरा देते। 95% लोग यही करते और उन पंक्तियों को दोहराने के लिए आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए हमने अलग शब्द यूज किया है। अगर आप जाकर के देखें तो भावार्थ पद में लिखना होगा, लेकिन विचारार्थ जो है वह गद्य में लिखना होगा। क्योंकि कविता के केंद्र में क्या है? भाव नहीं? तो उन पंक्तियों के जरिए जिस भाव को अभिव्यक्त किया जा रहा है सरल और सहज शब्दों में, गद्य में वो भाव हम लिख देते। लेकिन अगर आप गद्य में चले जाएं तो गद्य के केंद्र में क्या है? जब गद्य नहीं था, याद करें जो मैंने चर्चा की थी इनिशियल क्लास में, तो जब गद्य नहीं था उस स्थिति में काव्य और साहित्य शब्द एक दूसरे के क्या थे? पर्यायवाची थे।
लेकिन गद्य के आविर्भाव के साथ जो है काव्य और साहित्य के बीच दूरी क्या हुई, बढ़ती चली गई। काव्य को एक सबसेट के रूप में और साहित्य को एक सेट के रूप में हमने देखना शुरू किया। तो अगर आप देखें तो पहले कथात्मकता हो, घटनाएं हो, विचार हो या भाव हो, ये चार कंपोनेंट, कथात्मकता, घटनाएं, भाव और विचार, इन चारों को किनके माध्यम से अभिव्यक्ति दी जाती थी? अगर पद्य काव्य ही मौजूद था तो उन्हीं के माध्यम से अभिव्यक्ति दी जाती थी। लेकिन गद्य के आविर्भाव के साथ अगर आप देखें तो चीजें बदलती हुई आती, और गद्य के आविर्भाव के साथ चीजें क्या बदलती हैं? तो आप देखेंगे कथात्मकता जो है वह उपन्यास और कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। घटनाएं जो हैं नाटक का हिस्सा बन जाती है। नाटक में घटनाओं की केंद्रीयता होती है। और अगर आप देखें वैचारिकता निबंधों के केंद्र में होती है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाव जो है पद्य के जिम्मे शेष रह जाता और विचार जो है गद्य के हिस्से में चला जाता। और इसीलिए गद्य की व्याख्या जब हम करेंगे तो वहां पर भावार्थ हम नहीं लिखेंगे जो 95% लोग करते। वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम विचारार्थ लिखने की कोशिश लिखेंगे। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो थोड़ा सा प्रयोग करें, थोड़ा सा समय दें, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलटे, गद्य की पंक्तियों को अपने सामने से गुजरने दें और उन गद्य की पंक्तियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आप क्या पाएंगे? आप यह पाएंगे कि जो गद्यांश होते हैं उसमें 1 या 2 या 3 विचार सूत्र मौजूद होते हैं। उन विचार सूत्रों को पकड़ते हुए हमें क्या करना है? इसकी व्याख्या करनी है। लेकिन यहां पर एक खतरा है, जिस खतरे की दिशा में मेरे ख्याल से कल या परसों भी हमने संकेत किया था। प्रासंगिकता वाला प्रश्न कल ही दिया था क्या? नहीं, उसमें कुछ कहा था हमने। क्या कहा था? मतलब मैंने कहा था, मेरी टिप्पणी थी, अगर मैं सही हूं, कि ध्यान रखिएगा ये साहित्य का आंसर है, इतिहास मतलब यह जो है जीएस का आंसर नहीं है। तो इसलिए साहित्य के आंसर और को जीएस का आंसर नहीं बनाए। साहित्य और जीएस का आंसर का मतलब समझते हैं अंतर या नहीं समझते? साहित्य के आंसर में साहित्यिकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता के कंटेक्स्ट में अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के किसी संदर्भ को रेफर कर रहे हैं तो वो रेफरेंस तक सीमित होना चाहिए, वहाँ पर हमें इंडिकेटिव रहना चाहिए। लेकिन अक्सर आप लोग गलती क्या करते? उस रेफरेंस तक सीमित रहने की बजाय जो है आप उसको समझाना शुरू कर देते हैं, और समझाना जैसे जैसे आप शुरू करते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें जो हैं साहित्य से दूर पड़ती चली जाती। ठीक उसी प्रकार जब मैं विचारार्थ की बात कर रहा हूं तो एक खतरा यहां पर पैदा होता है। खतरा यहां पर यह पैदा होता है कि जब हम उन विचार सूत्रों को खोल रहे होते तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दर्शन की तरह चले जाते, एक दार्शनिक की भूमिका को अपना लेते। अब बातें तो यहां पर जब आप विचारार्थ लिख रहे होते तो विचारार्थ लिखते वक्त साहित्य और दर्शन के फर्क को ध्यान में रखें।
साहित्य और दर्शन के फर्क को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नहीं, अगर दर्शन के किसी पहलू से लिंक हो रहा तो वो लिंक तक ही सीमित रहना चाहिए। अर्थात विचारार्थ जो हमें लिखना है वो किसके कंटेक्स्ट में लिखना है? उस रचना के कंटेक्स्ट में लिखना है, उस कथानक के कंटेक्स्ट में लिखना है, ना कि हमें वहाँ पर दर्शन के परिप्रेक्ष्य में लिखना है। इस फर्क को ध्यान में रखना है। तो जब हम विचारार्थ लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर रचना, उस पर्टिकुलर रचना के कंटेक्स्ट, उस पर्टिकुलर रचना के जो कथानक हैं, हम उसके परिप्रेक्ष्य में विचारार्थ पर चर्चा करेंगे। क्लियर? अब अगर आप देखें विशेषार्थ, विशेषार्थ में हमें किन चीजों को ध्यान में रखना होता? रचनाकालीन पृष्ठभूमि, उनको हमें ध्यान में रखना होता। नहीं, दूसरा हमें किसको ध्यान में रखना होगा? रचनाकार की रचना दृष्टि या रचनाकार का जो है जीवन दर्शन। रचना दृष्टि या रचनाकार का जीवन दर्शन, हमें उसको ध्यान में रखना है। नहीं, तीसरा हमें क्या, और इस क्रम में हमें ध्यान रखना है रचनाकार पर विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव को भी। रचनाकार पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव। तीसरा हमें क्या ध्यान में रखना है? तुलनात्मक संदर्भ। और ये उसी रचनाकार की अन्य रचना और अन्य रचनाकार, जहां व्याख्या गद्यांश से मिलते जुलते भावों या व्याख्या पद्यांश से मिलते जुलते भावों और व्याख्या गद्यांश से मिलते जुलते विचारों को अभिव्यक्ति मिल रही है। और जब तुलनात्मक संदर्भों में आप चर्चा करेंगे तो उसके कंटेक्स्ट में उद्धरणों की चर्चा जरूर होनी चाहिए, उद्धरणों का प्रयोग जरूर होना चाहिए। कोटेशन को ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि हवा में तो तुलना करेंगे नहीं। हाँ, जैसे कोई आंसर चेक करता हूं, कोई मैं टिप्पणी करता, तो कई बार आप पूछते हैं ना, सर इसका क्या मतलब हुआ, पूछते हैं या नहीं? नहीं, तो ये तुलना जो आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रसाद की भी यही सोच थी प्रेमचंद के बारे में लिखते हुए, तब प्रश्न उठता नहीं, ये मानने का क्या आधार है कि प्रसाद की भी यही सोच थी? समझाना आपको नहीं है, लेकिन अस्पष्टता तो अपेक्षित है। हाँ, प्रामाणिकता उद्धरणों से ही आती है ना। नहीं, क्या सिर भारी लग रहा है? लग रही हैं चीजें भारी भरकम हो रही हैं क्या?
हाँ नहीं, जैसे लेखन में या जीवन में जैसे अनुशासन का आग्रह बढ़ता है ना, तो चीज़ें मुश्किल लगने लगती हैं। जब तक अनुशासन का आग्रह नहीं है तो चीज़ें आसान लगने लगती नहीं। जब तक परफॉर्म करने की चिंता नहीं है, परफॉर्म करने की चिंता नहीं है, तब तक चीज़ें जो है आसान लगती। और जैसे परफॉर्म करने की चिंता होती, दबाव होता नहीं, घर पर आते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चाय अच्छा बनाती हो, एक बढ़िया चाय पिलाओ, तो ये बढ़िया चाय पिलाओ और अच्छा बनाती हो, ये अतिरिक्त प्रेशर क्रिएट करता हुआ आता। और प्रेशर में परफॉर्म करना क्या होता है नहीं, मतलब मुझे ध्यान है कि पटना में अपने पसंद की चाय पीने के लिए अपने हाथ से तरस जाना पड़ा। मतलब लंबी कोशिश के बाद जो है, लंबी कोशिश के बाद चाय के उस टेस्ट को हासिल किया जो कभी बनाते समय हुआ करता था नहीं। क्योंकि हर बार लगता है, पूरी मेहनत करके बनाता और लगता कि क्या बना है। तो यही आंसर राइटिंग में भी यही होता है, आंसर राइटिंग में भी यही होता है। बस फर्क यह होता कि आप सोचते हैं न, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। और 5 आंसर में जब वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता। होता है ये नहीं नहीं, तो वहाँ पर पेशेंटली काम करना होता है। तो इसलिए घबराना नहीं, मेरे साथ चलते हैं तो घबराना नहीं है। 2 चीज़ों को ध्यान रखें, एक घबराना नहीं है और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखिएगा, राहत कभी नहीं है। ये जो सोच लीजिएगा कि थोड़ी सी राहत की सांस ले लें, कब ऐसा समय आएगा जब सर की ओर से दबाव कम होगा, तो दबाव कभी कम नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है। 5वीं बात जो यहां पर मैं कहूंगा वही प्रासंगिकता। नहीं, और एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि लकीर के फकीर ना बने। इसका मतलब समझ में आया? ये स्पेशली ध्यान में रखना है, आ जाएगा। लकीर के फकीर मत बने। मतलब सर ने रचनाकालीन पृष्ठभूमि की बात की है तो वो भी लिखनी है, रचना दृष्टि जीवन दर्शन की बात करनी है वो भी लिखनी है, विभिन्न विचारधारा के प्रभावों को भी लिखना है, तुलनात्मक संदर्भों की भी चर्चा करनी है और वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता की भी चर्चा करनी है। लकीर के फकीर नहीं बनना। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि इनमें व्याख्या पंक्तियों के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखें। व्याख्या पंक्तियों के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखना है।
जो चीजें प्रासंगिक हैं हमें उन्हीं की चर्चा करनी है, जबरन नहीं ठूसना है। ये चीज ध्यान रखना। कभी यूट्यूब पर वीडियो देखा है डिफरेंट डिशेज बनाने में? नहीं? तो उसमें जब नमक या चीनी की चर्चा आती है क्या कहा जाता है? स्वादानुसार। ये क्यों नहीं कहा जाता कि इतनी मात्रा में दीजिए? मसाले की चर्चा आती है तो मसाले की चर्चा तो वो वहां पर अपना चॉइस होता है। कोई तेज मसाला पसंद करते, कोई लाइट मसाला पसंद करते। नहीं? तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है। व्याख्या पंक्तियों के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखना। और यहां पर ध्यान रखें, सांकेतिक रहना है, लेकिन सांकेतिक रहने के साथ साथ अस्पष्टता को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अस्पष्टता का मतलब यह नहीं कि हम समझाने लगे, समझाना नहीं है। ये बड़ी समस्या मैं महसूस करता हूं। जब आप आंसर लिखते हैं तो आप आंसर नहीं लिख रहे होते, आप जो है समझाने की कोशिश में लग जाते। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, आप इंप्रेस करने की कोशिश में लग जाते। जबकि करना क्या है? करना एक्सप्रेस करना है। तो इस चीज को स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे बढ़ूं? अब अगर आप आवे अभिव्यंजनागत वैशिष्ट, इसका क्या मतलब हुआ बतलाओ अंजलि? किस विशेषता की? जैसे और काव्य नहीं है तो? अगर व्याख्या गद्य की है अगर आप देखें तो यहां पर हमें किसकी चर्चा करनी है? भाषागत वैशिष्ट की चर्चा करनी है। शिल्प या टेक्निक जो है इसकी चर्चा करनी है। नहीं? शब्द योजना की चर्चा करनी है, शब्दगत वैशिष्ट की चर्चा करनी है। नहीं? अगर काव्य है तो बिंब की चर्चा करेंगे, प्रतीक की चर्चा करेंगे, रस की चर्चा करेंगे, छंद की चर्चा करेंगे, अलंकार की चर्चा करेंगे, ध्वनि की चर्चा करेंगे, नाद की चर्चा करेंगे। नहीं? अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें हम मुहावरों की चर्चा करेंगे, लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे, मुहावरों की चर्चा करेंगे, लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे। नहीं? अभिव्यक्ति शैली की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अभिधा लक्षणा व्यंजना की चर्चा करेंगे। नहीं? गुण की चर्चा करेंगे, दोष की चर्चा करेंगे। अभिव्यंजना का संबंध अभिव्यक्ति शैली से जाकर जुड़ता है। तो अभिव्यक्ति शैली की विशेषताओं की चर्चा करेंगे।
अभिव्यक्ति से जुड़े हुए जो विविध पक्ष, भाषा से जुड़े हुए जो विविध पक्ष, उनके संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। बातें स्पष्ट हुई? और यहां पर भी ध्यान रखना है, समझाना नहीं है, जबरन नहीं करना, उतना स्पेस नहीं है। एट फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है उस रिफ्लेक्शन को लेकर के बढ़ना। क्या? टाइम लिमिट को फॉलो करो ना। जैसे 2 व्याख्यान लिखनी है, कुल 6 प्रश्न लिखने हैं, तो 6 प्रश्न आपको लिखने हैं तो 180 मिनट आपके पास है। बेसिकली आप जाकर के देखें तो वो 180 मिनट नहीं है, 175 मिनट है। तो मोटा मोटी आप लेकर के चलें, एक प्रश्न के लिए 29 मिनट। तो एक व्याख्या पर आप 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दे सकते। एक फुल क्वेश्चन पर आप जो है 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दे सकते। व्याख्या का 15 से 16 मिनट भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, फुल क्वेश्चन को 25 मिनट में भी निपटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि बढ़िया लिखने के चक्कर में 5 क्वेश्चन लिख करके आ गए, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अपना जब मार्क्स आ रहा है तो कह रहे हैं हमको तो 5 ही क्वेश्चन में इतना नंबर आया, ये बहादुरी का काम नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर किसी दूसरे प्रश्न की कीमत पर आप 2 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे, और ये बात अंजलि 2 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे, तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 2 नंबर ज्यादा ला नहीं रहे हैं, 4 नंबर का लूज कर रहे हैं ज्यादा। इस 2 नंबर लाने के चक्कर अगर मोह में नहीं पड़े होते तो हो सकता है किसी दूसरे प्रश्न पर आप 5 नंबर 6 नंबर ला सकते थे। तो रियल बेनिफिट नहीं है, रियल लॉस है 4 नंबर का। तो इस बात को रुक करके समझने की जरूरत है। क्लियर? और ये बातें मत सोचिएगा केवल हिंदी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये बातें जीएस पर भी लागू होती। बहुत अच्छा नहीं करना है, बहुत अच्छा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं ही आंसर लिखवाता हूं तो मेरे ही आंसर को मेरे सामने डाल दीजिए, मैं बतला दूंगा इसमें क्या क्या कमी है। ये कमियां निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, और उसमें भी मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसमें कमियां सबसे पहले दिखती है, खूबियों पर तो बाद में भी नजर जाती है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बतलाया, ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चीजें खुद ब खुद जो है निकल करके आनी चाहिए। आप ध्यान करें कि जब राम की शक्ति पूजा पढ़ा रहा था, जब सरोज स्मृति पढ़ा रहा था, नहीं तो उस पढ़ाने के क्रम में लाइन बाय लाइन रीड किया। हमारी कोशिश होगी कि आगे मौका मिला तो एक बार रिमाइंड करवा देंगे, अगर समय बचा तो कमानी के लज्जा सर्ग को, क्योंकि कम से कम 5 से 6 क्लासेज उसके लिए मुझे चाहिए मिनिमम। तो कमानी के लज्जा सर्ग को लास्ट में मैं करवा दूंगा, मेरी अपनी भी इच्छा है, क्योंकि पूरी कमानी मैंने भी नहीं पढ़ी है, नहीं तो मेरी इच्छा है कि एक बार लज्जा सर्ग हो जाएगा तो ईरा सर्ग को कभी टारगेट किया जाएगा। तो कम से कम जो सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करें
आपने एक तरीका मैंने बतलाया और अभी उसी तरीके से मैं व्याख्या को डिस्कस करने जा रहा हूं, उसी तरीके को मैं फॉलो करने जा रहा हूं। और तरीका मैंने क्या बतलाया? तरीका मैंने आपको यह बतलाया कि जिन भी पंक्तियों की व्याख्या करनी है, पंक्ति को एक पेज पर सेंटर में रखें, ठीक है, और वहीं पर उसके डायमेंशन को खोलते चले जाए। पूरे डिस्कशन के क्रम में बिंब, प्रतीक, अलंकार, इन पर जो भी चर्चा हुई हमने वहीं पर, आपने नोट डाउन किया या नहीं किया मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहीं पर रुककर डिस्कस किया और हमने कहा वहीं पर इंडिकेट कर लीजिए, ताकि टेक्स्ट से जब आप गुजरेंगे ना, क्योंकि ये वाला जो पहलू है, इस वाले पहलू में थोड़ी सी मुश्किलें आती, हम ओवरलुक कर जाते, और ओवरलुक करने का मतलब है इस 20% को लूज करना। अगर व्याख्या 25 नंबर की है, अगर व्याख्या 25 नंबर की है, तो आप निश्चिंत रहें इसके लिए कि 25 नंबर का 20% कितना होगा, आप लूज कर रहे हैं। आपकी मार्किंग 25 पर नहीं होगी, आपकी मार्किंग 20 पर होगी। अच्छा, व्याख्या के क्रम में एक दो चीजों को और ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। एक दो चीजों को क्या ध्यान में रखने की जरूरत है? कभी बागीचे में बैठकर आम खाने का मौका मिला है? घर में आम खाते हैं और बगीचे में खाते हैं, दोनों में अंतर होता? क्या अंतर होता? अभी मत बोलिएगा कि वो टेस्ट ओरिजिनल होता है। और कुछ? और कुछ? और क्या? अरे मूल बिंदु पर लौटो ना, मूल बिंदु जहां ले चलना चाह रहा। जो वाकई शहरी होते हैं ना, उनको देखिए 1 किलो आम लाएंगे और 300 आम खाएंगे। एक आम काट करके जो है पता चला एक एक पक्का घर का हर आदमी। और अगर कोई उस तरह देता है अभी भी तो उससे बढ़िया लगता है कि ओह छोड़िए नहीं खाता हूं आम। अरे आम खाने का मतलब है जब तक पूरे मुंह में नहीं लगा, हाथ में नहीं लगा, तो आम खाने का मतलब क्या है? आम गिन के खाएगा। तो घर में आम आदमी गिन के खाता है, और विशेष करके खरीद के जो लाते हैं तो आदमी गिन करके खाता है कि उसकी एक सीमा होती। लेकिन बागीचे में अगर बैठ करके खा रहे हैं तो जब तक ये डंपर जो है इंडिकेट नहीं कर देता कि अब बस करो, तब तक खाना रुकता नहीं है। रियलिटी यही है ना, रियलिटी यही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है। कहने मैं क्या कहना चाह रहा, आप लोग क्या करते, और एक आप लोगों की जो मतलब पटना में ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोच डोमिनेंट है। एक हमारे मित्र हैं, किताब की दुकान है, तो संयोग से संडे को मैं गया उनके पास, तो उन्होंने 2 मटेरियल दिखा करके कहा कि सर इस तरह का मटेरियल लाइए ना। तो हमने उनसे कहा कि इंडियन पॉलिटी की मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध करवा दी है। तो सर वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह का अगर मैटर हो ना, समझे, तो मन ही मन मैंने कहा ये काम तो मुझसे कभी नहीं हो सकता। पढ़ाना छोड़ दूं ये हो सकता है, लेकिन वो चुटका टाइप का मटेरियल आज तक कभी तैयार ही नहीं किया है, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अभी तक में कभी नहीं, उसमें भरोसा ही नहीं। अगर आप मेरे मटेरियल पर समय दे रहे हैं तो उसका वर्थ होना चाहिए, आपकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर केवल नहीं होना चाहिए, अरे ये तो आसान है हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल के भीतर जब बैठते हैं तो वहां पर वो जरूरतें पूरी होनी चाहिए। और अगर वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो मुझे लगता है उस मटेरियल का कोई वर्थ नहीं है, मेरी समझ जो कहती है।
लेकिन यहां पर वो वाला कल्चर बड़ा डोमिनेंट है, वो कल्चर जो है बहुत ही डोमिनेंट। प्रश्न उठता, जब विशेषार्थ आप लिखते हैं या जब वहां आंसर लिखते हैं तो किसी ने कह दिया कि पॉइंट फॉर्म में लिखे, नहीं, चार्ट और डायग्राम का यूज करें, अच्छा नंबर आता है। नहीं, अब पता चला पॉइंट फॉर्म में लिखने की क्या सीमा होती, मैं आपको बतलाता हूं, और उस प्रेजेंटेशन की क्या सीमा होती। ठीक है, उससे विजिबिलिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी नहीं बढ़ती है ये बात नहीं है, नहीं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि जितनी आसानी से आपके आंसर के पॉजिटिव्स सामने आते हैं, उतनी ही आसानी से आपने क्या नहीं लिखा है चार्ट डायग्राम के जरिए वो चीजें भी आती है। क्या नहीं है उस पर भी एग्जामिनर की नजर सबसे पहले पड़ती है। नहीं, आपने तो डिजाइन बना दिया, दूसरी चीज जो इमर्ज करती हुई आती है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। और ये चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी हमारे लिए यहां पर उपयोगिता है। दूसरी चीज इमर्ज करती हुई क्या आती है उसके, कि एक धारणा दिमाग में बैठ जाती है, जितना पॉइंट बनाएंगे ना उतना अच्छा नंबर मिलेगा। विशेषार्थ में जितना डायमेंशन खोलेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। और वो पॉइंट गिनाने के चक्कर में क्या होते, शब्द देसी मैं यूज कर रहा हूं, मतलब एक पॉइंट को नमार करके खींच करके 4 पॉइंट में तब्दील कर देते। और जब एक पॉइंट को खींच के, या खींचना शब्द उपयुक्त नहीं है, और नमारना शब्द से बेहतर शब्द मुझे नहीं मिल रहा है जिस सेंस को मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं। नमार करके जब आप 4 पॉइंट में तब्दील कर देते हैं ना, तो वो इतना इरिटेटिंग एग्जामिनर के लिए होता है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि वो अगर एक भी पॉइंट लिखते तो आपको उतने ही नंबर मिलते जितने कि एक पॉइंट को 4 पॉइंट बनाने पर आपको मिलेंगे। तो उससे बेहतर है ना कि उसको खींचने की बजाय एक ही और 2 ही और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इंडिकेट करें। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? कई बार व्याख्या लिखते वक्त दुविधा होती, संदर्भ और प्रसंग की हेडिंग दे के लिखे, भावार्थ विचारार्थ की हेडिंग दे करके लिखे, विशेषार्थ की हेडिंग दे करके लिखे, या अभिव्यंजनागत वैशिष्ट की हेडिंग दे करके लिखे। कई बार इसको लेकर के दुविधा आती। ठीक है, और इसी के कंटेक्स्ट में हमने आम वाली कहानी सुनाई थी। नंबर आपको हेडिंग देने के लिए नहीं मिलेगा, नंबर आपको हेडिंग देने के लिए नहीं मिलेगा। अरे हेडिंग इसलिए देते हैं ताकि एट फर्स्ट ग्लांस, तो पैराग्राफ चेंज करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? पैराग्राफ जो आप चेंज करते हैं उसका क्या मतलब होता है? मतलब यह है कि आप जिन बातों को कह रहे थे अब उन बातों को कह चुके हैं, अब किसी नए डायमेंशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो पैराग्राफ चेंज करना भी तो वही काम करता जो काम हेडिंग करता है, नहीं? नंबर 2, दूसरी चीज जो इमर्ज करती हुई आती, अगर बहुत रुचि है तो रनिंग लिखते वक्त ही अंडरलाइन कर देना जिन बिंदु को आप हाईलाइट करना चाहते, वहीं पर पासिंग रेफरेंस में अंडरलाइन कर दें। क्या बीपीएससी? अब मेरी तो जानकारी ऐसी नहीं है, मेरी जानकारी ऐसी नहीं है अभी तक। ठीक है, चिन्ह देना मना है ये पता है, किसी भी प्रकार का साइन आप नहीं दे सकते ये तो पता है। हो सकता है बिहार
बहुत इनोवेटिव आइडिया करता हो, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि किसी दिन कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, हालिया उनसे बात करें। आएंगे एक दिन, मैं आलोक सर से मिलवा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग लिखते हैं, कई बार लिखवाता हूं, ठीक है। कई बार अनामिका की कॉपी पर मेरी नज़र जाती, ठीक है, कोटेशन जो मैं लिखवाता हूं, पद्य का कोटेशन है या गद्य का कोटेशन है पता ही नहीं चलता, वो रनिंग में चला जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जब आप उद्धरण लिख रहे हैं तो उद्धरण की विजिबिलिटी होनी चाहिए, उस उद्धरण की विजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे पंक्ति आप चेंज करते, विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो इस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। दरअसल आप में कितना डेप्थ है, आपका क्या पोटेंशियल है, एक्सप्रेशन पर आपका कितना कमांड है। फुल क्वेश्चन की तुलना व्याख्या उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि फुल क्वेश्चन तो फिर भी किसी टॉपिक पर लिमिटेड मात्रा में होते, मोटा मोटी उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं, ठीक है। और सरस्वती की तरह हैंडराइटिंग अच्छी है और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए गफलत में भी एग्जामिनर को डाल सकते, ठीक है। बट तब मेरे कहने का यह मतलब है, मेरे कहने का मतलब है, आज के डेट में अगर मैं लिखवाता हूं तो आप देखेंगे मैं लिखवाता हूं तो वो सारी चीजें मिक्सअप होकर के आती। अगर कोई अभी एक व्याख्या ट्राई करेंगे हम लोग, सारी चीजें मिक्सअप होकर के आएंगी। तो अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी शैली है। ऐसा थोड़े है कि इसके लिए कम नंबर दिए जाएंगे, उसके लिए ज्यादा दिए जाएंगे। बातें स्पष्ट हुई हैं। तो व्याख्या के पैटर्न को लेकर के कोई भी डाउट हो, किसी भी रूप में डाउट हो तो पूछ लो। इसमें क्या कंक्लूजन डालना, वो तो वही तो कह रहे हैं आप। भावार्थ और विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं? और यहां पर ध्यान रखेंगे, कई लोगों को देखता हूं भावार्थ में जिन चीजों को लिखते उनको फिर विशेषार्थ में दोहराते हुए। स्ट्रिक्टली नो कह रहा हूं। देखिए, एग्जामिनर को लगातार हमें अपने आंसर के जरिए यह मैसेज देना है, लगातार हमें यह मैसेज देना है कि कहने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी बातें हम टाइम कंस्ट्रेंट के कारण नहीं कर सकते। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो चीजें कम इम्पोर्टेंट हैं उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब आप रिपीट करते, जब रिपीटेशन आपके आंसर में होता, तो पहला मैसेज जो जाता है वह यह कि अब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अब आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। पहला मैसेज जो जाता है। दूसरा मैसेज जो जाता, रिपीटेशन जो है इरिटेशन को जन्म देता है, और रिपीटेशन जब इरिटेशन को जन्म देता है तो इरिटेशन तो किसी न किसी पर रिफ्लेक्ट होगा, किसी न किसी पर तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं। तो हमारा इरिटेशन किस पर उतरता है और किस रूप में उतरता है? अगर कोई सामने है तो उस पर उतार देते नहीं। कई बार जब आत्मघाती हम होते हैं तो इरिटेशन उतारने के क्रम में सुशांत सिंह राजपूत बन जाते हैं। और कई बार वो इरिटेशन जो है हम कलम के जरिए भी तो उतारते हैं। नहीं, अंदर जो कुछ चल रहा उनको शब्द दे करके क्या करते, अपने को उस इरिटेशन से बाहर निकालते, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालते। तो एग्जामिनर अगर आपसे इरिटेट लेगा, इरिटेट अगर आपसे होगा, ठीक है, पत्नी से इरिटेट है
तो वो आकर के आपकी उसका कॉपी आपकी मार्किंग पर उसकी इरिटेशन की झलक मिल सकती, क्योंकि बेचारा निबोधन है, पत्नी पर नहीं उतार सकता इरिटेशन, ठीक है। या पत्नी पति से इरिटेटेड है, नहीं तो पति पर भी इरिटेशन उतारेगी और फिर भी उसको लगेगा हम महिला हैं तो अबला है, नहीं तो वो जहां पर है वहां पर। लेकिन आपसे अगर इरिटेटेड होगा तो वो कहां पर रिफ्लेक्ट होगा? आपकी मार्किंग में रिफ्लेक्ट होगा वह इरिटेशन। वो इरिटेशन आपकी मार्किंग में रिफ्लेक्ट होगा। आप कई बार मुझे चेक करने के क्रम में देखेंगे 2 तरह के मेरे टिक मार्क होते हैं। दोनों का अंतर समझते हैं? इसका मतलब है कि जिस तरह आपने बेगारी किया है उसी तरह हमने बेगारी कर दिया आंसर चेक करने का। आपके आंसर में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। सिंपल सी बात मैं कहता हूं, मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो ये एक मैसेज है। अब आप मैसेज ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। अब यहां से आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत है यहां तक में? मैं व्याख्या पिक कर रहा हूं लज्जा सर्ग से। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है। अब अगर देखें, इसकी व्याख्या हमें करनी है। अब गौर करें कहाँ से है, ये तो क्लियर है, कामायनी से है, कामायनी के लज्जा सर्ग से है, नहीं कामायनी प्रसाद की रचना है।
अगर हम देखें तो नारी तुम, गौर करें यहां पर पहली चीज जो इमर्ज करती हुई आती, संबोधनात्मक शैली। नहीं, यह संबोधन है किसका किसके प्रति? यह संबोधन किसका किसके प्रति है? श्रद्धा का मनु के प्रति, क्या? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, यह संबोधन है श्रद्धा के प्रति। यह संबोधन है श्रद्धा के प्रति। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, किसका? लज्जा का। यहां पर अगर देखें, लज्जा जैसे अमूर्त मनोभाव का मानवीकरण, है ये नहीं? लज्जा संबोधित कर रही है श्रद्धा से, क्या तुम केवल श्रद्धा हो। क्यों केवल श्रद्धा हो? नहीं, अगर आप जाकर के देखें, अगर आप जाकर के देखें, क्योंकि सब कुछ दे दूं और ना फिर ना कुछ लूं, वाला भाव, यह भाव केवल और केवल कहां मिलता? यह भाव केवल और केवल कहां मिलता? नारी में, नहीं? और अगर यह भाव पुरुष में भी कहीं मिलता है तो वह पुरुष नहीं है, वह क्या है? अगर यह भाव पुरुष में भी कहीं मिलता है तो वह पुरुष नहीं है, वह पुरुष उस नारीत्व को क्या कर रहा है? धारण कर रहा है। तो ये जो सब कुछ दे दूं और ना कुछ लूं वाला भाव है, यह भाव क्या करता? तो यह भाव जो है नारी के स्थूल भौतिक रूप को श्रद्धा के सूक्ष्म रूप में रूपांतरित करता। इस भाव का संबंध किससे जाकर जुड़ता? इस भाव का संबंध जुड़ता है, यह भाव
संबद्ध है नारी के मातृत्व से। यह भाव संबद्ध है नारी के मातृत्व से, नहीं, और इस भाव का संबंध जाकर जुड़ता है मध्ययुगीन भारतीय नारी आदर्शों से। मध्ययुगीन भारतीय नारी आदर्शों से। बातें स्पष्ट हो रही। और अगर इसके कंटेक्स्ट में अब हम जाकर के देखें तो ये, अगर आप देखें तो यहां पर डायमेंशन खुलना हो तो दो कंटेक्स्ट में हम इसके डायमेंशन को खोलें, छायावाद के कंटेक्स्ट में, प्रसाद के कंटेक्स्ट में। छायावाद और प्रसाद दोनों की नारी चेतना क्या है? छायावाद और प्रसाद दोनों की नारी चेतना क्या है? दोनों की नारी चेतना में मध्ययुगीन नारी आदर्शों की अहम भूमिका है। दोनों की नारी चेतना में। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, ये मध्ययुगीन नारी आदर्श जो हैं उनकी केंद्रीयता दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भारतीय नारी की भारतीयता को बनाए रखने पर जोर देते। ये भारतीय नारी की भारतीयता को बनाए रखने पर जोर देते। क्यों भारतीय नारी की भारतीयता को बनाए रखने पर जोर देते? क्योंकि यह तदयुगीन जरूरत है। सेवा, त्याग, क्षमा, दया, करुणा, निष्प्रेहिता का जो भाव मातृत्व के केंद्र में होता, ममत्व, यह भाव मातृत्व के केंद्र में होता है। और अगर आप उस दौर में जाकर के देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत थी कि राष्ट्र की बलिवेदी पर सब कुछ न्यौछावर किया जाए। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो सब राष्ट्र की बलिवेदी पर सब कुछ न्यौछावर करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक थी? तो राष्ट्र की बलिवेदी पर सब कुछ न्यौछावर करने में अगर आप जाकर के देखें तो महिलाओं की भूमिका अहम और निर्णायक थी। जब तक महिलाएं अपने पुरुष सहकर्मियों को मुक्त नहीं करती तब तक शायद ऐसा संभव नहीं हो पाता। नहीं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, आप अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आप यह देखेंगे यही मध्ययुगीन नारी आदर्श, ये आपको प्रेमचंद भी, प्रेमचंद द्वारा भी इन मध्ययुगीन नारी आदर्शों की वकालत की जाती और गांधी द्वारा भी इन मध्ययुगीन नारी आदर्शों की वकालत की जाती है।
और एक दूसरे शब्दों में अगर कहें, पुरुष जब जब विचलित हुआ है, पुरुष जब जब विचलित हुआ है, नहीं, नारी को तब तक उसके विचलन को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी लेनी पड़ी और नारी ऐसा कर पाने में समर्थ होती। क्यों? इसी के तो कारण। नारी अगर ऐसा करने में समर्थ होती है तो इसी के कारण ही तो समर्थ होती। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें तो प्रसाद की जो नारी चेतना निर्मित होती है, प्रसाद की नारी चेतना में अगर आप देखें तो मध्ययुगीन भारतीय नारी आदर्श और पश्चिमी उदारवादी नारी चेतना, इन दोनों की भूमिका अहम और निर्णायक होती है। प्रसाद भारतीय नारी की भारतीयता की कीमत पर, प्रसाद भारतीय नारी की भारतीयता की कीमत पर नारी के स्वत्व की वकालत नहीं करते, नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात नहीं करते, नारी समानता की बात नहीं करते। भारतीय नारी की भारतीयता को बनाए रखने की बात करते और भारतीय नारी की भारतीयता को बनाए रखते हुए नारी के स्वत्व की, नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रस्तावना करते। यही रूप है, यही श्रद्धा वाला रूप है, जिस श्रद्धा वाले रूप के कारण अंततः श्रद्धा मनु को निराशा और हताशा की मनोदशा से बाहर निकालती है और मनु का मार्गदर्शन करती हुई जो है कैलाश पर समरसतावादी आनंदवाद की प्रतिष्ठा में मनु का सहयोग करती है। यही नारी का श्रद्धा वाला रूप है। उसी सहयोग के कारण आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि श्रद्धा ने जो मनु का आह्वान किया था श्रद्धा सर्ग के अंत में कि शक्ति के विद्युत कण जो विपर्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो अगर आप देखें तो कौन ऐसा होगा जो कामायनी से गुजरते हुए जिसके हृदय में यह भाव न पैदा हो कि काश हमारी भी जिंदगी में एक श्रद्धा होती? कौन ऐसा होगा? कौन ऐसा होगा जो स्कंदगुप्त नाटक से गुजरते हुए उसको ये महसूस ना हो कि काश हमारी भी जिंदगी में एक देवसेना होती? कौन ऐसा होगा जो जब चंद्रगुप्त नाटक से गुजर रहा होता तो उसे यह ना लगे कि काश हमारी भी जिंदगी में एक कार्नेलिया होती या हमारी भी जिंदगी में एक अलका होती? क्यों? विजया की जरूरत हम नहीं महसूस करते। हम यह अपेक्षा नहीं करते कि हमारी जिंदगी में विजया आए। विजया सड़कों पर ही अच्छी लगती। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें और यही सब कुछ दे दूं और ना कुछ लूं वाला भाव जो है वह नारी को क्या करता है? यही सब कुछ दे दूं और न कुछ लूं वाला भाव जो है वह स्त्री को किस में तब्दील कर देता? विश्वास की प्रतिमूर्ति में तब्दील कर देता है। अभी रेणु की जन्मशती मनाई जा रही है नहीं, और रेणु के महिला आंचल उपन्यास में चले जाएं तो नारी के इसी रूप की झलक रेणु के महिला आंचल उपन्यास में दिखते। महिला आंचल पढ़ा है? महिला आंचल की जो ममता श्रीवास्तव है, ममता श्रीवास्तव जो है, तो ममता श्रीवास्तव कौन है? प्रसाद के प्रेमचंद के गोदान की चर्चा मैं करने जा रहा। प्रसाद के गोदान में जाकर के देखें तो मेहता की जिंदगी में यही भूमिका तो मालती की होती है।
मालती इसी भूमिका में तो मेहता की जिंदगी में मौजूद है। स्कंद के जीवन में देवसेना को जाकर के देखे ना, इसी भूमिका में तो मौजूद है। आप गौर करें, जब प्रेम की चर्चा होती तो दो प्रकार के प्रेम की बात की जाती है, शरीरी और अशरीरी। यहां जिस प्रेम की प्रस्तावना होती है यह अपने स्वरूप में क्या है? वह अपने स्वरूप में अशरीरी है। जहां पर स्त्री का स्थूल भौतिक रूप मायने नहीं रखता, जहां पर स्त्री का स्थूल भौतिक रूप मायने नहीं रखता, जहां पर स्त्री हमारी निर्मिति का कारण बन जाती है, जहां पर स्त्री हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाती हुई आती है। पीयूष स्रोत सी पीयूष स्रोत सी नहीं, अमृत की नदी के सोते की तरह, उपमा अलंकार की योजना नहीं। अगर इसी के कंटेक्स्ट में आप आगे बढ़े, नहीं, विश्वास रजत पक नगद देखें, रूपक की योजना, क्या? अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता, वह क्या है? एक बिंब सृजित होता हुआ आता। और कैसा बिंब सृजित होता दिखाई पड़ता? कैसा बिंब? तो संश्लिष्ट। संश्लिष्ट बिंब किस चीज का? दृश्य और श्रव्य। ऐसा लगता है कि लज्जा श्रद्धा को संबोधित कर रही है और उस संबोधन को हम दर्शक की भांति देख और सुन रहे हैं। उसको हम दर्शक की भांति देख और सुन रहे हैं। अगर आप देखें, यहीं पर गुणों की बात करें, यहां पर गुणों का समाहार आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं? उसके आकर्षण से हम बच नहीं पाते, उस आकर्षण से हम बच नहीं पाते। और उस आकर्षण से इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि हम में से हर किसी की जिंदगी में श्रद्धा होती है,
अगर यथार्थ के धरातल पर ना हो तो कल्पना के धरातल पर ही सही, लेकिन वह श्रद्धा होती अवश्य है, उस श्रद्धा का अस्तित्व तो अवश्य होता है। और अगर आप देखें जहां पर संबोधनात्मक शैली होगी वहां पर ओज गुण की मौजूदगी की संभावना होगी। नहीं, अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो समझने में कोई दिक्कत आ रही है। जहां पर कविता आसानी से समझ में आ जाए वहां कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण। नहीं तो प्रसाद गुण से संपन्न ये पंक्तियां हैं। और तीसरा, क्या माधुर्य गुण की झलक भी इसमें देखी जा सकती? जब श्रद्धा रूपी नारी के सौंदर्य के आकर्षण में हम बंधते चले जाते तो वहां पर माधुर्य गुण को भी आकार ग्रहण करते देखा जा सकता। बातें ये स्पष्ट हुई ये नहीं? अब आप ये बतलाइए, आपको लगता है इतनी चीजें लिखी जा सकती? बोलिए, इतनी चीजें लिखी जा सकती हैं आंसर में? हाँ या ना, दो ही आंसर होगा। क्या संभव नहीं है? रोमांटिक दुनिया से बाहर निकलो, यथार्थ की दुनिया में आओ। यथार्थ की दुनिया में आओगे तो 25 मिनट में इसको डिलीवर करना संभव होगा? बोलो, सब कुछ को। और मैंने भी तो सब कुछ नहीं बतलाया। एट फर्स्ट ग्लांस जो विजिबल चीजें दिखाई पड़ रही हैं मैंने उस पर चर्चा की। नहीं, और जिस चीज की चर्चा में मान लो 25 मिनट लगे हैं, कम से कम उसको लिखने के लिए 2 घंटा तो चाहिए। अगर मुझे लिखवाना हो तो 2 घंटे से कम में नहीं लिखवा सकता। अब तुम ये बतलाओ कितनी किताबों में एक जगह तुमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी? नहीं, अब इसको तुमने स्ट्रक्चर करके रख लिया, कभी तुमने खुद पलटा। अभी जो माइंड सेट होगा वही हमेशा नहीं होगा ना, कभी और माइंड सेट रहा, पलटा, इन पर नजर जाएगी, आइडिया आएगा, अच्छा इसमें ये भी तो, जो इस रूप में भी तो इसको देखा जा सकता है। डायमेंशन ऐड ऑन हो गए। डायमेंशन ऐड ऑन हो गए। और ऐड ऑन होने की वह प्रक्रिया क्या होती है? ऐड ऑन होने की वह प्रक्रिया जो है बढ़ती चली जाएगी। यही वो तरीका है जिस तरीके को हमने डिमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की थी जब सरोज स्मृति पर चर्चा हो रही थी, जब राम की शक्ति पूजा पर चर्चा हो रही थी, या जब टेक्स्ट पर अंधेर नगरी पर आपके साथ चर्चा हुई, जब चंद्रगुप्त नाटक पर चर्चा हुई, जब कहानियों पर चर्चा हुई। इसी को तो हमने डिमोन्स्ट्रेट किया। और इसलिए मैं कहता लिटरेचर में कुछ गलत नहीं होता, लॉजिकली आप अपनी बातों को कनेक्ट करने में सफल हो। एक कनेक्ट करने में सफल हो, और दूसरा आपको यह एहसास हो आप जो कह रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। सत्य उससे इतर भी है और सत्य उससे परे भी है। मतलब असर्टिवनेस ना हो। कोई डाउट है इसमें?
जी, तो किया क्या? किया क्या? शब्दार्थ लिखना है या भावार्थ लिखना है? बतलाओ क्या करना है? आ गई सारी चीजें। अब लिख लें इसको। कामायनी, कामायनी प्रसाद, कामायनी महाकवि जयशंकर प्रसाद की ही नहीं, महाकवि जयशंकर प्रसाद की ही नहीं, छायावाद की भी अन्यतम कृति है। जिसके माध्यम से प्रसाद ने नवजागरण के अस्मिता बोध को, नवजागरण के अस्मिता बोध को नारी चेतना से भी संबद्ध करने की कोशिश की है। प्रस्तुत व्याख्या गद्यांश, एक मिनट, लज्जा सर्ग से उद्धृत प्रस्तुत व्याख्या गद्यांश, लज्जा सर्ग से उद्धृत प्रस्तुत व्याख्या गद्यांश व्याख्या पद्यांश। अब इतना तो दिमाग आप लोग भी लगा लेंगे। पद्यांश प्रसाद की नारी चेतना के बहाने छायावादी नारी आदर्शों से हमारा साक्षात्कार करवाती है। पैरा चेंज करना। श्रद्धा
जब मनु के संसर्ग में आती है और मनु के प्रति आकर्षण से बंधती चली जाती, मनु के प्रति आकर्षण में बंधती चली जाती। तो उसमें सहज एवं स्वाभाविक रूप से लज्जा भाव का उदय होता है। यह लज्जा एक झिझक को जन्म देती है। प्रसाद उसका मानवीकरण करते हुए श्रद्धा को उसके माध्यम से उद्बोधित करते हैं। लज्जा श्रद्धा की झिझक को लक्षित करती हुई कहती है, लज्जा श्रद्धा की झिझक को लक्षित करती हुई कहती है कि हे नारी, तुम श्रद्धा हो। श्रद्धा इसलिए क्योंकि उसमें सब कुछ दे दूं, और ना फिर कुछ लूं वाला भाव मौजूद है, इस भाव का संबंध मध्ययुगीन नारी आदर्शों से जाकर जुड़ता है और मातृत्व से भी जिसके बिना नारी जीवन की सार्थकता की कल्पना नहीं की जा सकती।
इसीलिए ओजगुण से संपन्न लज्जा का यह उद्बोधन, ओजगुण से संपन्न लज्जा का यह उद्बोधन श्रद्धा से यह अपेक्षा करता है कि वह विश्वास से भरे हुए एक मिनट, वह मनु जैसे, वो विश्वास से भरे हुए कर, वह मनु जैसे उदात्त, पवित्र और महान व्यक्तित्व पर विश्वास करते हुए खुद को उनके चरणों में न्यौछावर कर दे। और उनके उतार चढ़ाव से, उनकी उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी को दिशा प्रदान करें। यहां पर प्रसाद रूपक की योजना के जरिए विश्वास रजत नग पगतल में के माध्यम से विश्वास रजत पग नगतल के में के माध्यम से मनु की तुलना उस बर्फीले पहाड़ से करते हैं जो दूर से ही चांदी की तरह चमक बिखेरता है।
इसके माध्यम से मनु के औदात्य की ओर संकेत है। प्रसाद ने उपमा के जरिए प्रसाद ने पीयूष स्रोतसी बाहाकरों में उपमा के जरिए श्रद्धा से यह अपेक्षा की है कि वह अपने प्रेम, विश्वास और त्याग के जरिए मनु के अंतर्मन में प्रवेश करती हुई मनु को भावनाओं की झंझावातों से बाहर निकाले, उनकी जिंदगी को दिशा दे, ताकि विजयिनी मानवता हो जाए कि स्वप्न को साकार किया जा सके। पैरा चेंज करें। पैरा चेंज करें। यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रसाद की नारी चेतना, नारी के स्वत्व और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के प्रश्न को अहमियत देती है। लेकिन भारतीय नारी की भारतीयता की कीमत पर नहीं, कुछ ऐसी ही सोच प्रसाद के समकालीन रचनाकार प्रेमचंद की भी थी। जिसे उन्होंने गोदान की मालती के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है।
कुछ ऐसी ही सोच प्रसाद के युगनायक गांधी की भी थी। प्रसाद के युगनायक गांधी की भी थी। और यह सोच छायावादी काव्य आंदोलन की नारी चेतना से सादृश्य रखती है। प्रसाद ने इस सोच को अभिव्यक्ति देने के क्रम में दृश्य और ध्वनि की संभावनाओं का समाहार करते हुए दृश्य और ध्वनि की संभावनाओं का समाहार करते हुए एक संश्लिष्ट बिंब की योजना की है। और अपने संदेश को पाठकों तक संप्रेषित करने के लिए उसे ओज के साथ साथ प्रसाद एवं माधुर्य गुण से संपन्न किया है। यह संदेश प्रसाद युगीन नारियों के लिए ही नहीं, यह संदेश प्रसाद युगीन नारियों के लिए ही नहीं वरन आज की नारियों के लिए भी प्रासंगिक है। इसी संदेश की पृष्ठभूमि में समरसतावादी आनंदवाद की प्रतिष्ठा की संभावनाओं के बीज, समरसतावादी आनंदवाद की प्रतिष्ठा की संभावनाओं के बीज छुपे हुए हैं। बस लगभग सारी चीजें आ गई। नहीं तो अगर व्याख्या लिखने के लिए दूं तो क्या व्याख्या आप लिख सकते क्या? हाँ ना दो ही उत्तर होगा ना। कोशिश करेंगे, लिखिए। अब
शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, कहीं व्यस्त मिलता है कहीं विपर्यस्त मिलता है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। विजयिनी मानवता हो जाए। इसकी व्याख्या लिखनी है। अब आज यहीं तक रहने दें। आगे पीछे मतलब हाँ, आम वाला उदाहरण लगता है नहीं समझ में आया आपको, मतलब आपको लगा इसी तरह टाइम पास कर रहे हैं। सिंपल सा मतलब है, आम खाइए गुठलियां मत गिनिए। ठीक है, आम खाइए गुठलियां मत गिनिए। विशेषार्थ के जो डायमेंशन होते हैं, कुछ डायमेंशन को हमने प्रसंग और संदर्भ के साथ अटैच कर दिया, कुछ डायमेंशन को हमने भावार्थ के साथ अटैच कर दिया, कुछ डायमेंशन आगे। क्या दिक्कत? फ्लो होना चाहिए, वो अहम है। आगे और पीछे होना मायने नहीं रखता, कनेक्टिविटी मायने रखती। अगर वो कनेक्टिविटी नहीं है देन दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो कल गोदान शुरू करूंगा और बिंब वाला प्रश्न मैं लिखवा दूंगा।